इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें बिना लाग लपेट के। आप मेरे साथ बस 60 मिनट बने रहिए आंख कान खोल के। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 4 बड़ी खबरों के साथ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता डीके शिव साथ मैं हूं राकेश पांडे। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें बिना लाग लपेट के। आप मेरे साथ बस 60 मिनट बने रहिए आंख कान खोल के। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 4 बड़ी खबरों के साथ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार की मुश्किल बढ़ती जा रही है। ईडी ने अब इस मामले में उनकी बेटी ऐश्वर्या को भी समन जारी किया है और उन्हें 12 सितंबर को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कह दिया है। झारखंड के चर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग केस में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा 302 हटाकर गैर इरादतन हत्या की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया है, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। वहीं अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। आर्टिकल 370 के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ जाने वाले कृपाशंकर कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मियों ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो अपनी पहचान छिपाकर अपने से लगभग 2.5 गुनी ज्यादा उम्र के शख्स के भेष में विदेश भागने की फिराक में था। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, यूनाइटेड नेशन में भारत ने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारत की ओर से विजय ठाकुर सिंह ने पाकिस्तान के डोजियर का जवाब देते हुए कहा है कि कश्मीर से 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला है, जिसमें कोई भी देश दखल नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि भारत की संसद में बहस के बाद यह फैसला लिया गया। विजय मोहन ठाकुर ने साफ किया कि भारत में विकास के लिए उठाए जा रहे सभी कदम जम्मू कश्मीर में लागू किए जा रहे हैं। 370 हटाए जाने के बाद के हालात का जिक्र करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन सभी जरूरी चीजें मुहैया करा रहा है और संचार सुविधाओं की भी पूरी तरीके से बहाली कर दी गई है। पाकिस्तान ने अपने डोजियर में सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए थे। विजय मोहन ठाकुर ने साफ किया कि भारत में सुप्रीम कोर्ट स्वायत्त संस्था है। इसके बाद उन्होंने आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को घेरा और साफ कर दिया। क्या कुछ कहा वो सुनिए। तो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को करारा जवाब, 370 हटना भारत का आंतरिक मामला है। इससे पहले पाकिस्तान ने 115 पन्नों का डोजियर पेश किया था। झूठ का पुलिंदा उसे करार दिया भारत ने और पॉइंट टू पॉइंट पाकिस्तान के झूठ के पुलिंदों का पर्दाफाश किया यूनाइटेड नेशन की इस बैठक में। यूएनएचआरसी की ये बैठक थी और इसमें मानवाधिकारों को लेकर पाकिस्तान ने भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन भारत ने कहा कि पाकिस्तान खुद अपने गिरेबान में झांके, अपने मुल्क के अंदर देखे कि उसके अंदर कितनी समस्याएं हैं। पीओके में किस तरीके से मानवाधिकारों का हनन होता है, बलूचिस्तान में किस तरीके से मानवाधिकारों का हनन होता है। Mr. President, one delegation here has given a running commentary with offensive rhetoric of false allegations and concocted charges against my country. The world is aware that this fabricated narrative comes from the epicenter of global terrorism, where ringleaders are sheltered for years. This country conducts cross-border terrorism as a form of alternate diplomacy. National Register for Civil Rights is a statutory, transparent, non-discriminatory legal process mandated and monitored by the Supreme Court of India. Its implementation will comply with Indian laws. As a responsible member of the international community, India firmly believes in a constructive approach to promote and protect human rights. Holds the credentials of being the world's largest democracy. Our constitution guarantees fundamental rights to all our citizens without distinction. Our independent judiciary, free media, vibrant civil society provides an effective framework for protection of human rights. My government is taking affirmative actions by adopting progressive policies to promote socio-economic equality and justice. As a result of recent legislative measures, these progressive policies will now be fully applicable to our citizens in Jammu and Kashmir and Ladakh. These will end gender discrimination, better protect juvenile rights, and make applicable rights to education, information and work. The decisions were taken by our Parliament after a fully televised debate and enjoys widespread support. These were sovereign decisions, entirely internal to India. No country can accept interference in its internal affairs, certainly not India. पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कबूल कर लिया कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 115 पेज का डोजियर पेश किया।
झूठ का ये पुलिंदा पेश करके पाकिस्तान ने कश्मीर पर समर्थन जुटाने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले पत्रकारों से बात करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने मान लिया कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। The international media, why don't they allow international organizations, the NGOs, civil society organizations to go into the Indian state of Jammu and Kashmir and see for themselves what the reality is. They are lying through their teeth. कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में झूठ का पुलिंदा पेश किया। 115 पेज के डोजियर में कश्मीर की बेसिर पैर की कहानी सुनाई गई। Whose basic and inalienable human rights are being trampled with impunity by India. The people of this occupied land are suffering systematic and serial violations of their fundamental freedoms. डोजियर में पाकिस्तान में राहुल गांधी, ओवैसी और उमर अब्दुल्ला के बयानों का भी जिक्र किया गया है। साथ ही उसने मोदी सरकार के विरोध में उठी दूसरी आवाजों का भी जिक्र किया है। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने झूठ बोलने की सारी हद पार कर ली। लेकिन कश्मीर के मामले में दुनिया भर में फजीयत झेल चुके पाकिस्तान की ये दलीलें बेअसर नजर आई, क्योंकि पाकिस्तान के डोजियर में पेश किए गए दावों का कोई आधार नहीं है। पाकिस्तान ने अपने समर्थन में शेहला रशीद के सेना पर किए गए ट्वीट का जिक्र किया, जबकि सच यह है कि शेहला ने बिना किसी सबूत के सेना पर आरोप लगाए थे। इस मामले में उन पर केस दर्ज हो चुका है। पाकिस्तान ने दलील दी है कि 370 और 35A को गलत तरीके से हटाया गया, जबकि सच ये है कि इसका अधिकार संविधान के मुताबिक संसद के पास है। पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद को संघर्ष का नाम दिया, जबकि सच ये है कि पूरी दुनिया मानती है कि कश्मीर में आतंकवाद है। पाकिस्तान की दलील है कि उस पर सीमा पार आतंकवाद का आरोप गलत है, लेकिन भारत ने जिंदा आतंकवादियों के सबूत पेश किए हैं। पाकिस्तान ने दावा किया कि कश्मीर में 471 टॉर्चर सेंटर हैं, जहां 4 लाख लोगों को टॉर्चर किया गया, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के पास इसका कोई सबूत नहीं। कश्मीर में एक भी टॉर्चर सेंटर नहीं है। पाकिस्तान ने आरोप पढ़ा कि कश्मीर में ईद पर नमाज और कुर्बानी नहीं होने दी गई, जबकि सच ये है कि पूरे कश्मीर से नमाज और कुर्बानी की तस्वीरें सामने आई हैं। अब तो यह है कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत 1999 से केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि सच ये है कि भारत ना तो केमिकल हथियार बनाता है और न ही कभी इनका इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपने डोजियर में ये झूठा दावा किया कि कश्मीर में दवा और खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही हैं, अखबारों पर पाबंदी है, लेकिन UNHRC में पाकिस्तान को इसका भी मुंहतोड़ जवाब मिला। Holds the credentials of being the world's largest democracy. Our constitution guarantees fundamental rights to all our citizens without distinction. Our independent judiciary, free media, vibrant civil society provides an effective framework for protection of human rights. My government is taking affirmative actions by adopting progressive policies to promote socio-economic equality and justice. As a result of recent legislative measures, these progressive policies will now be fully applicable to our citizens in Jammu and Kashmir and Ladakh. These will end gender discrimination, better protect juvenile rights and make applicable rights to education, information and work. कर्नाटक कांग्रेस के नेता DK शिव कुमार की बेटी ऐश्वर्या को ईडी ने समन जारी किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिव कुमार की बेटी ऐश्वर्या को ईडी ने 12 तारीख को दिल्ली में पेश होने का समन भेजा है। ईडी के मुताबिक ऐश्वर्या भी DK शिव कुमार के गुनाहों की साझेदार है। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने पाकिस्तान के खिलाफ जेनेवा के यूनाइटेड नेशन के 42वें मानवाधिकार की बैठक के दौरान विरोध प्रदर्शन किया। इन्होंने सिंध प्रांत में सिंधी समुदाय के लोगों के गायब होने का मामला उठाया। झारखंड के जमशेदपुर में एक शराबी की टाइगर पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहा था। बिहार के नालंदा में उर्दू प्राथमिक विद्यालय की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त स्कूल में कोई बच्चा मौजूद नहीं था। गुजरात के भरूच के निचले इलाके में बाढ़ का पानी आ जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई और लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो गए। मध्य प्रदेश के रतलाम में तेज बारिश के चलते सड़कें दरिया बन गई और रेल की पटरियों पर भी पानी भर गया, जिससे मुंबई की ओर जाने वाली 4 ट्रेनें देरी से रवाना हुई। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर एक तेज रफ्तार बुलेट सवार डिवाइडर से टकराकर नीचे गिर गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई।
मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में 12 सितंबर से फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध के 18 गेट खोलकर 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। यूपी के हापुड़ में हाजीपुर थाने में खड़ी बाइकों से वहीं पर तैनात एक सिपाही का पेट्रोल चोरी करते हुए वीडियो वायरल हो गया। पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की हालत क्या है, इसकी पोल खुद इमरान खान की पार्टी के एक सिख नेता ने खोल दी। पिछले कुछ दिनों से भारत में अपने ससुराल आए तहरीके इंसाफ पार्टी के विधायक बलदेव सिंह अब भारत से वापस जाना नहीं चाहते। उन्होंने साफ कर दिया कि नया पाकिस्तान बनाने का इमरान खान का दावा गलत है। और पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर लगातार जुल्म बढ़ता जा रहा है। सब तो वड्डा जुल्म तो संदे सामने बैठा है, जेड़ा एमएनए रह के भी उन्होंने असम्बली दे विच जुतियां ते मारना। जो मैं अपने राइट्स का नहीं पूछ सकना, एक आम सिख आम शहरी किस तरह पूछे। पंजाब के खन्ना में बलदेव सिंह के ससुराल है, जहां बलदेव सिंह ने पहले परिवार भेज दिया और बाद में अटारी बॉर्डर के रास्ते 3 महीने का वीजा लेकर 12 अगस्त को खुद भारत आ गए। अब इमरान खान की पार्टी से एमएलए रह चुके बलदेव सिंह भारत में शरण चाहते हैं। मैं अपने आप को बहुत सिक्योर समझता थे। भी इंडियन सरकार तो पंजाब सरकार तो मोदी सरकार तो ठीक है, यही रिक्वेस्ट करना चाहना कि कम से कम वोट मेरी सिक्योरिटी सब कुछ बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि हालात इस तरह से जा रहे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट मेरे खिलाफ कोई न कोई एक्शन ले। बलदेव सिंह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले हैं। 2016 में उनके विधानसभा क्षेत्र के सिटिंग विधायक सूरज सिंह की हत्या हो गई। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक दूसरे नंबर पर रहे बलदेव सिंह को विधायक बनना था, लेकिन सूरज सिंह की हत्या के झूठे आरोप में उन्हें 2 साल जेल में रखा गया। बलदेव सिंह 2018 में बरी हुए और केवल 36 घंटे विधायक रहे, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल ही खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद भी बलदेव सिंह की मुश्किलें कम नहीं हुई। उन्हें पाकिस्तान में हर वक्त डर सताता रहा और आखिरकार उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। 2007 में ही बलदेव सिंह की शादी लुधियाना की रहने वाली भावना से हुई थी। पाकिस्तान छोड़ने के बाद बलदेव ने सीधे भारत आने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें भारत की मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है। भारत आने के बाद बलदेव सिंह ने इमरान खान को पीएम मोदी से सीखने की नसीहत दी। मैं यही रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ कि खान साहब जिस तरह बबर शेर फैसले कर रहे हैं, मोदी सरकार कर रहे हैं, उसी तरह के फैसले करो, अटल फैसले करो, एक बात पे कायम रहो। नए पाकिस्तान की झूठे वादे करने नहीं चाहिए थे आपको खान साहब। खन्ना में बलदेव सिंह अपने ससुराल में है। इस बीच उनके दस्तावेज की पुलिस ने जांच की और स्थानीय नेता भी उनसे मिले जुले, साथ ही उनकी मदद का भरोसा दिया। पाकिस्तान के हालात पर बात की गई तो बलदेव सिंह उसे शब्दों में बयान नहीं कर पाए। जो हिंदू फैमिली रहती है उनके साथ जबरन हो रहा है, उनको जबरदस्ती मुसलमान किया जाता है, उधर बहुत ज्यादा है ये चीज। बलदेव सिंह ने इस बात का भी खुलासा किया कि पाकिस्तान के गुरुद्वारों पर सरकार और उसकी एजेंसियों का कब्जा है। वहाँ जाके गुरुद्वारे में वो बंदा करेगा जो पाकिस्तानी एजेंसियों के हाथ में आएगा, पाकिस्तानी एजेंसियों के लिए काम करेगा, वो गुरुद्वारे में उछलेगा भी और वो गुरुद्वारे में उसका काम भी होगा, गुरुद्वारे में उसको कमरा भी मिलेगा। मगर और जो है उनके साथ बहुत ज्यादतियां हो रही है। बलदेव की पत्नी भावना अभी भी भारतीय नागरिक है। 2 बच्चे 11 साल की रिया और 10 साल का सैम पाकिस्तानी नागरिक है, लेकिन रिया थैलेसीमिया से पीड़ित है और बलदेव को पाकिस्तान में उसके इलाज की भी उम्मीद नहीं। बलदेव सिंह ने भारत में शरण देने की फरियाद की है। वहीं बलदेव सिंह के खुलासे के बाद अल्पसंख्यकों को लेकर पाकिस्तान की पुलपट्टी एक बार फिर खुल गई। पाकिस्तान में हिंदू और सिखों के हालात को लेकर पहले भी भारत की ओर से चिंता जाहिर की जा चुकी है। इसलिए जब बलदेव सिंह ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया, सियासी गलियारों में भी इस पर चर्चा शुरू हो गई। बलदेव सिंह ने आकर पूरी दुनिया के सामने जो इमरान खान अपनी इमेज बना रहे थे उनके चेहरे से नकाब हटा दिया। वहाँ माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं, वहाँ के लोगों का बहुत बुरा हाल है, धार्मिक आजादी खतरे में है। ये भारत है जहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, जहाँ इकट्ठे होकर लोग रहते हैं। पाकिस्तान में किसी की भी धार्मिक आजादी सुरक्षित नहीं है, वहाँ धर्म बचाना एक संकट हो गया। वहीं कांग्रेस ने भी पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर हो रहे अत्याचार के लिए पाकिस्तान पर हमला बोला। जहाँ तक असाइलम का ताल्लुक है तो सरकार का काम है कि वो इसे देखे, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज को लेकर के जो जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, उससे पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है। बलदेव सिंह खन्ना के एक इलाके में किराए के मकान में रह रहे हैं। एक और भविष्य को लेकर चिंता है तो दूसरी ओर बिटिया के इलाज की फिक्र है। उन्हें उम्मीद है कि पंजाब और भारत सरकार उन्हें बेहतर जिंदगी का मौका देगी।
लंदन में पीओके के मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ आजकिया ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए वहां की हुकूमत को आईना दिखाया और दावा किया कि पाकिस्तान की हुकूमत गुलाम कश्मीर पर अत्याचार करने में जुटी है। आरिफ ने कहा कि पाकिस्तान सरकार अपनी चिंताओं और समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ पड़ोसी भारत पर ध्यान दे रही है। आजाद कश्मीर, जिसको कि इंडिया में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यूएन में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में हंगामे फूट पड़े हैं। आजाद कश्मीर, जिसको कि इंडिया में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यूएन में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में हंगामे फूट पड़े हैं। एक अजीब सी बेचैनी वहाँ काफी दिनों से थी। अभी अभी वहाँ पे आज सुबह से मुख्तलिफ शहरों में और इलाकों में कश्मीर के, आजाद कश्मीर के मुजाहरे शुरू हो गए थे। JKLF ने कई रैलियां निकाली और कई तंजीमों ने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ रैलियां निकाली और जबरदस्त मुजाहरे किए, जिसको टोटली मीडिया ब्लैकआउट किया गया और किसी को वहां पे घुसने की इजाजत नहीं दी। इसके फौरन रिएक्शन में पाकिस्तान फौज, पंजाब का कांस्टेबलरी और इन सब ने मिलकर वहां पे फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। कई इलाकों में इंटरनेट की सहूलियात और मोबाइल सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा पीओके के मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ आजकिया ने भारत के चंद्रयान की तारीफ की और पाकिस्तान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी पर जमकर तंज कसे। साथ ही उन्होंने अपने कश्मीरी दोस्त के हवाले से कहा कि अगर कश्मीरियों के पास भारत और पाकिस्तान को चुनना हो तो वो भारत के साथ रहना चाहिए। तो मैंने कहा अगर आपके पास 3 चॉइस ना हो और यूएन आपसे कहे कि आइदर चूज इंडिया और पाकिस्तान, तो उन्होंने क्या फौरन कहा, उन्होंने कहा इंडिया। बोले अगर 2 में से एक चॉइस है तो इंडिया, नथिंग इज बेटर फॉर कश्मीर देन इंडिया, बट स्टिल आई एम प्रो इंडिपेंडेंट कश्मीर, ये उनके अल्फाज थे। तो बहरहाल पाकिस्तान को तो कश्मीरी बिल्कुल भरोसा करने को तैयार नहीं, इनको तो भेड़ बकरियों की तरह हाँका जा रहा है। आप खाली गूगल पे डालें कि नासा की फेलियर्स ऑफ नासा, आपको दर्जनों उनके फेलियर्स मिल जाएंगे। भाई फेलियर उनका होता है जो ट्राई करता है। फवाद चौधरी साहब आप क्या कर रहे हो, या शेख रशीद साहब आपकी रेलवे की क्या हालत है? रोज आप 1 पाव और आधे पाव के बम लेकर निकल जाते हो और अपने बम के कारोबार पे आ गए हो आप, और जंग का चूरन बेच रहे हो, अवाम को बेवकूफ बना रहे हो, रैलियां निकाल रहे हो। इज दिस योर ब्लडी जॉब? तबरेज अंसारी लिंचिंग केस में झारखंड पुलिस ने हत्या की धारा को हटा दिया है। पुलिस का कहना है कि डॉक्टरों की रिपोर्ट में तबरेज की मौत तनाव और कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी। इसके आधार पर हम चार्जशीट दाखिल करेंगे। हत्या की धारा 302 के हटने से अब अभियुक्तों को मौत की सजा नहीं मिलेगी। करीब 4 महीने पहले झारखंड के सरायकेला खरसावा में चोरी के कथित आरोप के चलते भीड़ की हिंसा में 22 साल के तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत 11 आरोपियों पर दर्ज मामले को अब खारिज कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि अंसारी की कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हुई है और ये भी कहा गया है कि ये पूर्व नियोजित हत्या का मामला नहीं है। इस साल जून में बाइक चोरी में हाथ होने की आशंका के चलते लोगों के एक समूह ने अंसारी को पीटा और उससे जय श्री राम का नारा लगाने को कहा था। मारपीट की घटना के 1 हफ्ते बाद अंसारी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। तबरेज अंसारी मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तबरेज अंसारी को 7 घंटे तक पीटा गया, अगर उसको नहीं पीटा जाता तो उसकी मौत होती क्या। झारखंड में बीजेपी की सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर तबरेज अंसारी को 7 घंटे किसी को पकड़कर मारा जाता है और वहां की पुलिस नहीं पहुंचती उसको बचाने के लिए। तबरेज अंसारी को न सिर्फ 7 घंटे रात भर पीटा गया, बल्कि उससे इस तरह की बातें जबरन बोलने लगाई गई जो उसके दीन मजहब इस्लाम के खिलाफ थी। तीसरा, पुलिस ने उसको बर वक्त अस्पताल लेकर नहीं गए और अस्पताल में उसकी सही जांच नहीं की गई। तो अगर उसको नहीं मारा जाता तो उसकी मौत होती नहीं ना। तो उसको मारने की वजह से और उसके सर पर जख्म है और उसके सर का जो स्कल है वो क्रैक हो चुका है और उसके बावजूद भी आप 302 नहीं लगाते। वहीं बीजेपी ने ओवैसी पर पलटवार किया और तबरेज मामले में खुद को पाक साफ बताया। साथ ही जांच के बाद कानून के तहत दोषियों को सजा की बात भी कही। जो लोग इस देश के सेक्युलर ब्रिगेड हैं, इंटॉलरेंट इंडिया ब्रिगेड हैं, उन्हें विवेचना करनी चाहिए। किसी भी इंसिडेंट पर गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और इंतजार करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के जो रिजल्ट हैं वो आए
जिस तरह से लोगों ने इसका मुद्दा बनाया, हमने पहले ही कहा था कि हम चाहते हैं कि कानून अपना कार्य करे और जो भी दोषी हैं उन्हें कानून के तहत सजा मिले। इंसिडेंट्स के जो नए तथ्य हैं वो बताते हैं कि हमारा पक्ष सही था और जो लोग हमें बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे वो गलत था। 8 अक्टूबर को वायुसेना को पहला राफेल विमान मिलेगा। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के मौके पर भारत को पहला राफेल मिलने जा रहा है। फ्रांस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल को रिसीव करेंगे। यूपी के शामली में कैराना विधायक नाहिद हसन से चेकिंग के दौरान कार के कागजात मांगने पर वो तैश में आ गए और एसडीएम और सीओ से तीखी नोकझोंक और बहस करने लगे। ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, हमने वीडियोग्राफी की है और हम वो करेंगे। यूपी के हमीरपुर में एक अस्पताल में शव गाड़ी नहीं मिलने पर एक पिता अपने बेटे का शव रिक्शे पर लादकर शमशान घाट लेकर गया। गुजरात के अहमदाबाद में आसमान से बिजली गिरने की तस्वीर सामने आई है, जिसमें बहुमंजिला इमारत पर बिजली गिरी, लेकिन गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तानी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने एक बेतुका बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि श्रीलंका के खिलाड़ियों के पाकिस्तानी दौरा रद्द करने के पीछे भारतीय खेल एजेंसियों की साजिश है। मध्य प्रदेश के भोपाल में कोचिंग जा रही छात्रा से चेन छीनकर भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दी। झारखंड के सहिया में अमलावा नदी पर पुल निर्माण की नींव खुदाई के दौरान सड़क धराशायी हो गई। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया है। गुजरात के बड़ोदरा में एसएसजी अस्पताल के बच्चा वार्ड में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में मुहर्रम के दौरान एक दीवार गिरने से 20 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। कैंसर से जंग जीतकर अभिनेता ऋषि कपूर अपनी पत्नी नीतू कपूर के साथ न्यूयॉर्क से मुंबई वापस लौट आए हैं। उन्होंने ट्विटर के जरिए अपनी वतन वापसी की जानकारी शेयर की और लिखा, घर वापसी 11 महीने 11 दिन बाद, सभी का शुक्रिया। वाकया पर ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहां मुहर्रम के जुलूस में हादसा हो गया। विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर तैनात सीआईएसएफ की मुस्तैदी से अमरीक सिंह के नाम पर न्यूयॉर्क भागने वाला ये शख्स अब सलाखों के पीछे पहुंच गया। दरअसल 81 साल के बूढ़े व्यक्ति का गेटअप कर न्यूयॉर्क जाने की कोशिश कर रहे 32 साल के जयेश पटेल को सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट पर धर दबोचा। इसने अपने बाल और दाढ़ी मूछें सफेद रंग से रंग ली थी। उसने खुद को बूढ़ा दिखाने के लिए 0 नंबर का चश्मा भी पहन रखा था। वो व्हील चेयर पर था। खास बात यह है कि उसने इमिग्रेशन की आंखों में धूल झोंक कर क्लियरेंस भी ले लिया था। दरअसल जयेश पटेल नाम का ये शख्स तब पकड़ा गया जब सीआईएसएफ ने उसे व्हील चेयर से उठने के लिए बोला। इस पर उसने इनकार कर दिया और आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाया। सीआईएसएफ ने उसे ध्यान से देखा तो इसकी स्किन उसके बूढ़े होने की गवाही नहीं दे रही थी। होने पर उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सच उगल दिया। इसके बाद पता चला कि वो 32 साल का है और किसी दूसरे शख्स के पासपोर्ट पर अमेरिका जाने की फिराक में था। जानकारी के मुताबिक जयेश अहमदाबाद का रहने वाला है और वो अमेरिका नौकरी करने जाना चाहता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि अमेरिकी वीजा उसे नहीं मिल पाएगा। जिसके बाद जयेश को पता चला कि बुजुर्ग आदमी को अमेरिकी टूरिस्ट वीजा आसानी से मिल जाता है। इसके बाद उसने एक एजेंट से कांटेक्ट किया और फिर दिल्ली आकर एक होटल में अपना गेटअप बदलवाया कि अमेरिकी वीजा उसे नहीं मिल पाएगा। जिसके बाद जयेश को पता चला कि बुजुर्ग आदमी को अमेरिकी टूरिस्ट वीजा आसानी से मिल जाता है। इसके बाद उसने एक एजेंट से कांटेक्ट किया और फिर दिल्ली आकर एक होटल में अपना गेटअप बदलवाया और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पासपोर्ट और फर्जी वीजा हासिल कर लिया। जब ये खड़ा हुआ तो पाया गया कि इसके हाथों का जो टेक्सचर है और हाथों के बाल हैं वो काले हैं और दाढ़ी के बाल और सर के बाल बिल्कुल सफेद थे। ध्यान से देखने पर पता चला कि इसके जो दाढ़ी के बालों के रूट्स थे और सर के बालों के रूट्स थे वो काले थे। शक होने पर उन्होंने इसको ज्यादा एग्जामिन किया, थोड़ा और एग्जामिन किया। एग्जामिन करने पर इसने रिवील किया कि इसका असली नाम जयेश पटेल है और इसकी उम्र 32 साल की है। ये 81 साल का बुजुर्ग आदमी का हुलिया बनाकर अमेरिका जाने की कोशिश करता है। इस युवक के पकड़ में आने के बाद अब दिल्ली पुलिस को शक है कि ऐसे और भी व्यक्ति विदेश जा चुके होंगे। इसका पता लगाने के लिए पुलिस इस गैंग के दूसरे सदस्यों की तलाश कर रही है।
उधर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक भीषण हादसे में करीब 20 लोग घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब दर्जनों लोग जुलूस देखने के लिए एक छत पर इकट्ठा हुए। लेकिन इसी दौरान छत के किनारे का हिस्सा अचानक टूटकर गिर पड़ा और उसके सहारे खड़े दर्जनों लोग भर-भरा कर नीचे गिरने लगे। वायरल वीडियो में देखिए कैसे अचानक छत की दीवार गिरते ही वहां हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर चीख पुकारकर भागने लगे। बताया गया कि इस दीवार के नीचे आकर भी कई लोग घायल हो गए। वहीं छत से गिरे लोग भी नीचे कई लोगों पर गिरे, जिसके कारण कई लोगों को काफी गंभीर चोटें आई। जानकारी के मुताबिक कुर्नूल के बी थंडरा पुडू गांव में हुए इस हादसे में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को झारखंड जाएंगे और राजधानी रांची में झारखंड विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। 12 सितंबर को ही पीएम मोदी रांची में किसान मनधन योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के ऊपर के 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन दी जाएगी। योजना के तहत कम से कम 3,000 रूपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी। केंद्र सरकार का इस योजना के पीछे मकसद बुजुर्ग किसानों के जीवन को सुरक्षित बनाना है। इस योजना पर अगले 3 साल में करीब 10,774 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की शिक्षा देने के लिए 400 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी नए झारखंड विधानसभा भवन का उद्घाटन करने के साथ ही रांची में नए सचिवालय भवन की आधारशिला भी रखेंगे। अपनी झारखंड यात्रा के दौरान पीएम मोदी साहेबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। कोटा में भारी बारिश के बाद बैराज के गेट खोल दिए गए। राजस्थान के कोटा बैराज के 15 गेट खोलकर 3,57,770 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने चंबल किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के पखाजूर में नाव से नदी पार करते वक्त 9 ग्रामीण पानी में गिरने की वजह से 3 किलोमीटर दूर तक बहते चले गए, जिन्हें दूसरे गांव के लोगों ने तैरकर बचाया। मध्य प्रदेश के नीमच में एक आरटीआई कार्यकर्ता ने आरबीआई से जानकारी निकाली, जिसमें सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र में तिमाही में कुल 18 बैंकों में 2,480 फ्रॉड के केस दर्ज हुए हैं, जिसमें 31,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि शामिल है। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने पिछले 5 दिनों का चालान काटने का डेटा जारी किया है, जिसमें 6,813 मामलों में 72 लाख से ज्यादा रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में शौचालय की टंकी साफ करने गए एक ही परिवार के 4 मजदूरों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद एसडीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की जमीन विवाद में हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यूपी के कानपुर में पनकी मंदिर में बुढ़वा मंगल के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और सभी ने हनुमान के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। ऑस्ट्रिया में क्लेगन फर्ट के 49 साल पुराने स्टेडियम के बीचों बीच करीब 300 पेड़ लगाए गए, जिसके बाद अब स्टेडियम में लोगों को मैच नहीं बल्कि पेड़ों की प्रदर्शनी देखने के लिए टिकट लेना होगा। अभिनेत्री प्रीति जिंटा डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर की अगली फिल्म में परेश रावल की बहू के रोल में दिखाई देंगी। फिल्म की शूटिंग कुछ ही दिनों में शुरू हो सकती है। प्रियंका चोपड़ा, फरहान अख्तर और ज़ायरा वसीम की फिल्म द स्काई इज पिंक का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। ये फिल्म 11 अक्टूबर को रिलीज होगी। यार तुम बड़ी डेंजरस हो ना, सेक्सी में। सेक्सी चौधरी। केरल के इडुक्की में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिस पर एक बार यकीन करना मुश्किल है। वहाँ रात के अंधेरे में चलती हुई गाड़ी से एक 1.5 साल की बच्ची अपनी मां के हाथ से फिसल गई और सड़क पर गिर गई। मां और परिवार के उसके गिरने का पता तक नहीं चला और उनकी गाड़ी वहां से करीब 50 किलोमीटर दूर निकल गई, लेकिन इस हादसे के बावजूद बच्ची सही सलामत रही और कुछ घंटों बाद बच्ची अपने परिवार के पास पहुंच गई। इससे पहले बच्ची का मुंडन करवाने के बाद परिवार जब अपने घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसकी मां की आंखें झपक गई। जंगल के इलाके से गुजरते हुए उनकी गाड़ी जब एक मोड़ से गुजरी तो बच्ची झटके से नीचे गिर गई। गाड़ी में मौजूद किसी को भी इस हादसे का पता नहीं चला, लेकिन वहीं लगे सीसीटीवी कैमरे में
उसकी तस्वीरें कैद हो गई। सड़क पर गिरने से बच्ची को ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन बीजी सड़क पर कोई भी गाड़ी अंधेरे में इस बच्ची को कुचल सकती थी। लेकिन इसके बाद चमत्कार हुआ। 1.5 साल की मासूम रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। बच्ची कुछ दूर चलती और फिर रुककर आराम करने लगती, लेकिन धीरे धीरे वो सड़क के किनारे रेलिंग के पास पहुंच गई। हालांकि उसने रेलिंग को पार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम रही। इसके बाद उसने रेलिंग के किनारे बढ़ना शुरू कर दिया। सामने ही वन विभाग का चेक पोस्ट था, जहाँ पर रोशनी थी और बच्ची रोशनी देखते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी। रात करीब 10 बजे ये मासूम रेंगते हुए चेक पोस्ट के टिकट काउंटर पर पहुंच गई। वहाँ वन विभाग के कर्मचारी ने उसे देखा। बच्ची के माथे और नाक पर चोट थी। उसे अस्पताल भेजकर तुरंत आसपास के सभी थानों में इसकी सूचना भेज दी गई। उधर 50 किलोमीटर दूर जब परिवार को बच्ची नदारद मिली तो वो रोने लगे। तभी वहाँ से गुजर रही पुलिस टीम ने उनको सड़क पर मिली बच्ची के बारे में बताया। रात करीब 1 बजे माता पिता अपनी बच्ची के पास पहुँचे और वन विभाग के अधिकारियों ने मासूम को उन्हें सौंप दिया। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की रोजाना सुनवाई जारी है, वहीं अयोध्या में राम मंदिर बनने तक रामलला के पक्षकार महंत धर्मदास की अगुवाई में हनुमान चालीसा का पाठ किए जाने का ऐलान कर दिया गया। लिहाजा अयोध्या में सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालु हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखाई दिए। मंगलवार से शुरू हुआ हनुमान चालीसा का ये पाठ जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक यूं ही चलता रहेगा। जब तक मंदिर न बनेगा, इस तरह देखिए, जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक यहाँ पर अस्थायी हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहेगा। इसके अलावा रामलला के पक्षकार महंत धर्मदास ने दावा किया कि उन्हें पूरा विश्वास है कि 1 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट से आया फैसला राम मंदिर के पक्ष में ही होगा, जिसके बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ रिमोट के जरिए मोतिहारी अमालेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इसी के साथ भारत नेपाल के बीच दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन की शुरुआत हो गई, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस दौरान पीएम मोदी नई दिल्ली में अपने दफ्तर में और उनके नेपाली समकक्ष केपी शर्मा ओली काठमांडू में मौजूद थे। इस मौके पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच आपसी संबंध और सहयोग पर जोर दिया, वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भी भारत के सहयोग पर खुशी जाहिर की। मुझे खुशी है कि हमारी संयुक्त कोशिशों से हमारे बायलैटरल प्रोजेक्ट्स प्रगति कर रहे हैं और आज हम मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन के संयुक्त उद्घाटन में भाग ले रहे हैं। ये पाइपलाइन नेपाल के लिए बड़ा बदलाव लाएगी और वहाँ तेल भंडारण की समस्या से निजात दिलाने में मदद करेगी। दरअसल मोतिहारी अमालेखगंज पाइपलाइन परियोजना का प्रस्ताव साल 1996 में पहली बार पेश किया गया था, लेकिन इसकी प्रक्रिया काफी धीमी थी। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे के बाद इसमें प्रगति हुई। इसके बाद 2015 में दोनों देशों की सरकारों ने परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि नेपाल के साथ राजनीतिक तनाव से इस परियोजना में थोड़ी रुकावट आई, लेकिन अब मोतिहारी अमालेखगंज पाइपलाइन बन जाने से नेपाल में तेल भंडारण की समस्या से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। बिहार के बेगूसराय जिले में बरौनी रिफाइनरी से दक्षिण पूर्व नेपाल के अमालेखगंज को ईंधन ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। 69 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन से भारत नेपाल के बीच ईंधन के ट्रांसपोर्ट पर खर्च में भी काफी कमी आएगी। कहा जा रहा है कि हर साल करीब 1.3 मिलियन टन ईंधन नेपाल भेजा जाएगा। उर्मिला मातोंडकर ने गुटबाजी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर उत्तरी मुंबई से चुनाव लड़ने वाली फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने पार्टी में गुटबाजी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। चंद्रयान 2 को लेकर इसरो ने एक ट्वीट कर जानकारी दी कि ऑर्बिटर के जरिए विक्रम लैंडर की सही स्थिति का पता लगाया जा चुका है और उससे संपर्क करने की कोशिशें जारी है। कोलकाता की एसटीएफ ने बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकवादी असदुल्ला शेख को चेन्नई से गिरफ्तार किया। यूपी के बागपत के एक स्कूल में उठक बैठक नहीं कर पाने पर अध्यापक ने छात्र की लात घूंसों और फिर डंडे से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल होने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के सहारनपुर में बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर कुछ शरारती तत्वों ने खंडित कर दिया, जिसके बाद इलाके में तनाव फैलने पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया। गुजरात के गांधीधाम में बीच बाजार में 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक कार का शीशा तोड़कर उसमें से कैश से भरा बैग लेकर फरार हो गए।
मुंबई में बोरीवली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो फर्जी सीआईडी क्राइम दारोगा बताकर रेलवे स्टेशन के यात्रियों को लूटता था। पंजाब के होशियारपुर में गुस्साए युवक ने खुद की बाइक का चालान कटने से बीच सड़क में बाइक को आग के हवाले कर दिया। मोरक्को में यात्रियों से भरी एक बस पलटने से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए। सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर के फिल्म छिछोरे ने 4 दिन में करीब 45 करोड़ की कमाई कर ली है। यूपी के शामली में एक विधायक उस वक्त तैश में आ गए जब उनके वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी के कागजात मांग लिए गए और ये सब कुछ हुआ बीच सड़क पर। पुलिस से नोकझोंक कर रहे ये कैराना के विधायक नाहिद हसन हैं, जो इस बात से चिढ़े हैं कि पुलिस ने इनकी गाड़ी के कागजात क्यों मांगे। तमतमाए विधायक एसडीएम से ही भिड़ गए, जो उनसे बार बार कागज दिखाने की गुजारिश कर रहे थे। वो वाली बात नहीं है, कागज दिखा जाना, कागज दिखा जाइएगा, कागज दिखा जाइएगा, आप सरकारी आदमी से बात नहीं कर सकते, आप सरकारी आदमी से बात नहीं कर सकते, ये अलग चीज है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने वीडियोग्राफी है। दरअसल विधायक जी गाड़ी पर सवार होकर इलाके के दौरे पर निकले थे, तभी एसडीएम कैराना अमित पाल शर्मा और सीओ राजेश कुमार तिवारी रूटीन चेकिंग पर थे। इस दौरान उन्होंने विधायक जी की गाड़ी को रुकवा दिया और गाड़ी के पेपर मांग लिए, जिस पर विधायक जी बिदक गए और अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके वीडियो बनाने लगे। विधायक जी को ये बात पची नहीं रही थी कि कोई उनके इलाके में भी उनसे कागजात मांग सकता है। काफी हंगामा होने के बाद पुलिस वालों ने बीच बचाव कर मामला शांत किया। वहीं विधायक नाहिद हसन को 12 घंटे के अंदर गाड़ी के कागजात थाने में दिखाने का निर्देश दिया गया। फिलहाल इस मामले में एसडीएम ने जांच रिपोर्ट को उच्च अधिकारियों को सौंप दिया है। जांच के बाद ही विधायक पर एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अरुण जेटली की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत पार्टियों के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अरुण जेटली को याद करते हुए भावुक हो गए। पीएम ने कहा कि मैंने घनिष्ठ मित्र खो दिया, जीवन में सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा कि जब मुझे मेरे दोस्त को श्रद्धांजलि देने के लिए आना होगा। पीएम ने कहा कि इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि मैं अपने दोस्त के आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाया। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। का जश्न इस बार मुंबई में मनेगा, यानी आईफा अवार्ड का आयोजन इस बार मुंबई में होने जा रहा है। 18 सितंबर की शाम आईफा के नाम रहेगी। इस शाम को और भी यादगार बनाने के लिए सलमान खान परफॉर्मेंस देंगे। इससे पहले सलमान ने आईफा अवार्ड के भारत में होने पर खुशी जताई। ज्यादा करके मैंने 19 में से काफी सारे आईफा किए हैं, और जब फर्स्ट आईफा का चक्कर हुआ था, प्लान हुआ था आईफा, तो मैंने उनसे पहले कहा था कि ये तो अच्छा है, इसे हर साल बाहर करो, इसे हर साल बाहर करेंगे। इतनी दूर दूर का जाओगे, इंडिया में करो, कभी लखनऊ में करो, कभी बिहार में करो, मुंबई में कर लो, हर स्टेट के अंदर करो। बट इन्होंने ये ब्रांड बनाया है और ये इंटरनेशनल ये आईफा बहुत ही फेमस हो गया और बहुत ही प्रेस्टिजियस हो गया। एंड आई एम रियली हैप्पी कि विजिस ने, यानी कि विस्का ने, आंद्रे सबास और विराफ ने टेकन दिस टू द नेक्स्ट लेवल। आई एम रियली हैप्पी फॉर देम। अब ये आया है हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, मुंबई, एंड आई एम रियली हैप्पी विद दैट पास। मेरा आईफा का हर मोमेंट जो है, हर लम्हे जो है, वो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा रहा है। और आखिर में चलते चलते आज का गीत। आज फिल्म राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अनुराग कश्यप का जन्मदिन है। साल 2014 में आई फिल्म हंसी तो फंसी में वो फिल्म के प्रोड्यूसर होने के साथ ही साथ डायलॉग राइटर भी थे। इस फिल्म के खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़ जाते हैं। नमस्कार। तेरे संग जीना भी पे उस पे एतराज है।